गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने हाइड्रोसंभवन या चक्रीकरण अभिक्रिया देखी थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एल्केन के रासायनिक गुणधर्म आज अपन उसको बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट रिएक्शन जो है ऑक्सीकरण, या अपन ऑक्सीकरण को दहन अभिक्रिया भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दहन अभिक्रिया, एल्केन का पूर्ण दहन, दो प्रकार के दहन के बारे में अपन यहाँ जानकारी लेंगे। अगर कंप्लीट कंबशन हो, व्हेन एल्केन अंडरगोज इन कंप्लीट कंबशन देन इट विल गिव्स CO2 एंड H2। अगर पूर्ण दहन होता है तो वो CO2 और H2O देता है। सिंपल सी रिएक्शन है CO2 और H2O की, जैसे CN H2N+2, ये आपने एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई? ऑक्सीजन से करवाई। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन O2, then it will give CO2 plus H2O। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो नंबर ऑफ, इस रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है CHO। ये क्रम आप फॉलो कर लीजिए। यानी सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर है N और यहाँ है C, तो N लगा दीजिए, N से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है H2 और यहाँ है 2N+2। 2 को कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा N+1। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन के आगे लगा दिया N+1। हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ है 2N और N+2N+2 N+1 हो गया 3N+1 एंड 3N+1 दोनों तरफ करना है तो 3N+1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये हाइड्रोजन बैलेंस। इस तरह से अपन इसकी बैलेंस रिएक्शन देखेंगे। किसी भी एल्केन का आप दहन करवा सकते हो। जैसे मीथेन का दहन करवाए तो भी CO2 और H2O बनेगा, प्रोपेन का करवाओगे तो भी CO2 और H2। बस उनको बैलेंस करने पे जो उनकी क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, एल्केन और ऑक्सीजन का अगर आयतन का अनुपात देखें तो एल्केन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात वो मिलेगा 3N/3N+1। जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर इस पे बन जाए, 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करवाने के लिए 20 ml O2 की आवश्यकता होती है, तो हाइड्रोकार्बन का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन का, यानी हाइड्रोकार्बन की अमाउंट दे दिया है 4 ml और इसका कंप्लीट कंबशन करवाना है, पूर्ण दहन करवाना है। और पूर्ण दहन करवाने में आपको मालूम है CO2 और H2O बनता है। ठीक है, करवाने के लिए हाइड्रोकार्बन का सूत्र ज्ञात करना, ऑक्सीजन की तो एल्केन और ऑक्सीजन के आयतन का सूत्र ले लेंगे 2:3 3N+1। अब एल्केन का आयतन कितना 4 और ऑक्सीजन का कितना 20, 4/20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा N=3 आएगा, और जब फॉर्मूले में रखेंगे CnH2n+2 तो फॉर्मूला बनेगा C3H8। तो एल्केन का सूत्र आ गया C3H8। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 60 ग्राम एथेन का पूर्ण दहन करवाने पर कितने ग्राम CO2 और H2O बनेगी? CO2 और H2O बनेगी तो इसको बैलेंस रिएक्शन करेंगे। तो देखो बैलेंस रिएक्शन करने पे 2 मोल जो एल्केन है वो 4 मोल CO2 और 6 मोल H2O बनाता है। तो 2 मोल का मतलब 60 ग्राम है, 60 ग्राम को मोल में बदल लेंगे तो 2 मोल आया। तो CO2 भी कितना मिलेगा 4 मोल और H2O कितना मिलेगा 6, 4 मोल। अब ग्राम में मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में मात्रा आ जाएगी, 4×44 कर देंगे और 6×18, तो ये इनकी ग्राम में मात्रा आ जाएगी। चलिए देखिए 4×44 170 ग्राम, तो CO2 हो गया और H2 हो गया 6×18 108। इस तरह एक न्यूमेरिकल और है, 32 ग्राम मैथेन के पूर्ण दहन से कितना ग्राम CO2, वही इसके भी मोल निकाल लेंगे, मोल को फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जो रिएक्शंस थी, इन सारी रिएक्शन में अपने इसका पूर्ण दहन देखा। अब अगला टॉपिक जो है एल्केन का अपूर्ण, इनकम्प्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन या वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट हो, अपर्याप्त हो। अगर अपर्याप्त है, यदि ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में कार्बन को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन कजल, कार्बन ब्लैक बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इफ एल्केन अंडरगोज इन कंबशन देन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। अगर सफिशिएंट है तो कार्बन और भी ज़्यादा इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा, यानी केवल कार्बन रहेगा। इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन।
कार्बन की शुद्धतम रूप होगा। जैसे CH4 लिया मैंने, CH4 की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ये ऑक्सीजन हो जाएंगे 3/2। अगर मैंने और भी कम CH4 की रिएक्शन केवल O2 से करवा दी, ये C + H2O बनाएगा, दैट इज द कार्बन ब्लैक एंड दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी से डिपेंडेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे अभिक्रिया है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता और वर्णन। तो अभिक्रिया की ऊष्मा के आधार पर सबसे पहले अपन अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे। तो अभिक्रिया हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन जो है डेल्टा H, वो दो प्रकार का हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अगर ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है और अभिक्रिया मुक्त होती हैं, डेल्टा H नेगेटिव होगा, और डेल्टा H नेगेटिव होना ऊष्मा सेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ डेल्टा H इज नेगेटिव। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो ऊष्मा सेपी भी, और डेल्टा H यानी ऊष्मा अवशोषित हुई है, डेल्टा H इज पॉजिटिव, देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इट इज एंडोथर्मिक। तो डेल्टा H यानी जो एनर्जी रिएक्शन के साथ रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग भी अपन पहचान कर सकते हैं। डेल्टा H इज नेगेटिव देन एक्सोथर्मिक ऊष्मा सेपी, और डेल्टा H इज पॉजिटिव देन ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक। इसी का अगर अवक्षेप बनाया जाए, ऊर्जा अवस्था आरेख बनाया जाए, तो डेल्टा H जहाँ नेगेटिव है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया में, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट से कम होगी। सो इट्स कर्व विल बी नेगेटिव। जैसे एक कर्व अपन खींचें तो ये इस तरह का कर्व मिलेगा, ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव डिफरेंस आएगा। दिस इज द डेल्टा H, डेल्टा H इज नेगेटिव, सो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एक कर्व और आपको मैं बताऊं, अगर इस तरह का कर्व हो, ये इस तरह का, तो यहाँ जो डेल्टा H का डिफरेंस होगा, डेल्टा H इज पॉजिटिव, सो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन को अपन एनर्जी के बेस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ऊर्जा के वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न करने हेतु आवश्यक होती है। किसी भी रिएक्शन को अगर कंप्लीट करवाना है तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो उस मॉलिक्यूल को एक्टिव कर देती है एंड मॉलिक्यूल इजीली कोलाइड विथ ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो उनकी जो अगर एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट एक्टिव एनर्जी तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने पर वो इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से रिएक्शन होती रहती है। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया संपन्न करवाने हेतु आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा क्रियाकारक के अणुओं के परस्पर टक्कर से उत्पन्न होती है और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं एनर्जी बैरियर तक। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अपने पास यहाँ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी को ही अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्लोरीन मुक्त मूलक मैथेन से अभिक्रिया करके HCl व CH3 डॉट बनाता है। इस अभिक्रिया में CH3H बंध तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि HCl के निर्माण के लिए 103, ठीक है, ऊर्जा निष्क्रिय। तो इनका जो ऊर्जा अंतराल है वो 1 किलो कैलोरी पर मोल आ गया है। अतः अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए 1 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक में अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए 1 किलो कैलोरी मोल काम नहीं आएगी। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी डिफरेंस काम नहीं आता, एक्टिवेशन एनर्जी काम आती है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी, अदरवाइज अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। चलिए, तो ये आज अपन ने कुछ केमिकल रिएक्शंस उनके बारे में चर्चा की। फिर आज एक नया टॉपिक भी लिया, क्रियाशीलता और वर्णनात्मकता, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया की ऊष्मा के आधार पर अपन कैसे रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो
इसके अलावा सक्रिय ऊर्जा क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। तो यही आज का टॉपिक था। अगले टॉपिक के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।